दोस्तों, हॉरर फिल्मों में सीक्वल बनाना आसान नहीं होता और जब बात हो छोरी जैसी सोशल मैसेज वाली फिल्म की तो उम्मीदें और भी बढ़ जाती हैं। तो क्या छोरी 2 इन उम्मीदों पर खरी उतरी? तो दोस्तों, आपका फिर से सैवेज स्टूडियो चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2025 में आई मूवी छोरी 2 को। इस फिल्म की कहानी पार्ट 1 से जुड़ी हुई है, तो अगर आपने छोरी 1 नहीं देखी है तो आप उसे पहले देख लें। उसका लिंक आई बटन पे आपको मिल जाएगा, तभी आपको यह मूवी अच्छे से समझ आएगी। अब चलिए चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक बच्ची को खेत में भागते हुए देखते हैं जो कि अपनी माँ को ढूंढ रही होती है। तभी उसे दो बच्चियां दिखती हैं, तो वो उनके पीछे जाती है और पहुंच जाती है एक कुएं के पास। अचानक कुएं से एक जंजीर निकलती है जो उसके पैरों में बंध जाती है और उसे कुएं के अंदर घसीट ले जाती है। यहाँ से मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं साक्षी को, जो कि स्कूल में टीचर है। उसकी एक बेटी है ईशानी, जिसे धूप से एलर्जी है। मतलब जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं तो उसकी त्वचा जलने लगती है। इस कारण वह दिन में कहीं निकल नहीं पाती। वह स्कूल भी बहुत मुश्किल से जा पाती है। साक्षी को ईशानी का पूरा शरीर ढकना पड़ता है। यहाँ पर साक्षी उसे मोटिवेट करती रहती है कि वह बहुत बहादुर बच्ची है। साक्षी एक पुलिस ऑफिसर समर के घर पर रहती है। साक्षी काम पर जाती है तो रानी उसका ख्याल रखती है। ये वही रानी है जो पिछले भाग में मूवी के एंड में साक्षी के साथ कजाला के गांव से वापस आ गई थी। जब रानी ने राजवीर और उसके माँ बाप को मार डाला था तो फिर रानी साक्षी के साथ पुलिस स्टेशन अपना जुर्म कबूल करने गई। वहाँ मुलाकात हुई इसकी इंस्पेक्टर समर से, जो कि गांव जाता है तो उन्हें वहाँ कोई लाश नहीं मिलती। साक्षी हैरान थी कि लाशें तो यहीं पड़ी थी, फिर गई कहाँ। साक्षी को यह डर था कि कहीं राजवीर जिंदा तो नहीं बच गया, और अगर बच गया होगा तो वो वापस जरूर आएगा। साक्षी पेट से थी और फिर ईशानी का जन्म हुआ। साक्षी की मदद करते हुए फिर समर ने उसे रहने को अपना घर दे दिया और इस बात को 7 साल हो गए थे। सब सही चल रहा था कि एक दिन अचानक रात में एक काला साया, जो कि एक घोस्ट की तरह दिख रहा था, ईशानी के पास आकर उसे पजस कर लेता है और ईशानी चल के बाहर जाने लगती है। तो रानी उसके पीछे जाती है। तभी कुछ लोग गाड़ी से निकलते हैं एंड रानी और ईशानी दोनों को उठा ले जाते हैं। साक्षी समर के साथ बाहर थी, तो जब वह घर आती है तो उसकी सांसें अटक जाती हैं कि ईशानी और रानी कहाँ हैं। समर पता लगाता है कि कुछ लोग गाड़ी से आए थे और ईशानी को उठा ले गए, तो साक्षी समझ जाती है कि उसे उसी गन्ने के खेत में ले गए होंगे। समर और साक्षी पुलिस वालों के साथ वही खेतों में पहुंच जाते हैं, जो कि फर्स्ट पार्ट में हरा भरा था और अब सूख चुका है। साक्षी को एक बच्चा दिखता है जो कि गुड़िया फेंक के चला जाता है। धीरे धीरे उन्हें और गुड़िया मिलने लगती हैं और वो पहुंच जाते हैं एक कुएं के पास। तभी अचानक कुछ बच्चे उन पर पथराव करना शुरू कर देते हैं। तभी साक्षी के सामने अचानक से राजवीर आ जाता है, जो कि अभी भी जिंदा था, और वहां से उसे बेहोश करके उठा ले जाता है। हम देख पाते हैं कि कुएं के अंदर ही कई सारी गुफाएं बनी हैं और खूब सारे कमरे हैं। एक कमरे में पूरा गांव इकट्ठा हो रखा था, जहां ज्यादातर मर्द हैं और थोड़ी बहुत औरतें जिन्होंने घूंघट डाल रखा है। गांव में एक बुढ़ा आदमी, जिसे हम इन सबका ताऊ कहेंगे, जो काइंड ऑफ इनका लीडर लग रहा था, कहता है कि आखिरकार हमें यह माँ बेटी मिल ही गई। वहां पर एक औरत होती है जो कि प्रधान की दासी है। अब यहाँ पर प्रधान इन सबका रियल लीडर था और वो कमरे में ही रहता था, बाहर नहीं आता, क्योंकि उसे भी धूप से एलर्जी टाइप है। सेम ईशानी वाला केस, मतलब कोई तो कनेक्शन है। खैर, दासी प्रधान की पत्नी की तरह थी और सिर्फ वही उससे बातचीत करती थी। अब पत्नी की तरह कहने का मतलब आगे आपको समझ में आ जाएगा। ताऊ कहता है कि 3 दिन ना गांव से कोई बाहर जाएगा ना गांव के अंदर आएगा। तीसरे दिन राजवीर की छोरी का समर्पण होगा और समर्पण से पहले राजवीर की जिद्दी घरवाली की बलि चढ़ाई जाएगी, यानी कि साक्षी। साक्षी चिल्लाने लगती है कि कहाँ है मेरी बच्ची, क्या करने वाले हो तुम लोग उसके साथ। तभी सबको खूब सारी औरतों के चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है। तो दासी साक्षी को बेहोश कर देती है और आवाजें गायब हो जाती हैं। लड़के साक्षी को ले जाकर कोठरी में बंद कर देते हैं और ईशानी को भी एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, जिसे एक लड़का काढ़ा पिलाने आता है जिसका नाम शालीन था। ईशानी काढ़ा पीने से मना कर देती है क्योंकि वो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। साक्षी जहाँ बंद थी वहाँ एक और दरवाजा था जो कि बंद पड़ा था। साक्षी अपने आप को छुड़ा के बाहर निकलने के लिए काफी जद्दोजहद किए जा रही थी। तो दासी आकर कहती है कि तेरी बच्ची का समर्पण हमारे लिए खुशहाली लाएगा, और ये सुनकर साक्षी उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है। तो एक बार फिर से वही चुड़ैल वाला साया प्रकट हो जाता है, जो कि दासी का ही था। इसका मतलब उस दासी के पास भी स्पेशल पावर्स थी, जिसमें वो अपने साये की मदद से कहीं भी किसी को भी देख सुन सकती थी और उसको काबू में कर सकती थी। दासी ईशानी को समर्पण के लिए तैयार करने के लिए ईशानी के पास जाती है और प्यार से बात करते हुए उसे काढ़ा पिला देती है, और एक जगह से खून टपक रहा था
जो कि दासी कटोरी में इकट्ठा कर लेती है और फिर जाती है प्रधान से मिलने। प्रधान के ऊपर वही खून डालते हुए कहती है कि छोरी ने काढ़ा पीना शुरू कर दिया है और यह टिक जाएगी। साक्षी को तभी बंद दरवाजे के पीछे से ईशानी की आवाज सुनाई पड़ती है। साक्षी दरवाजा खोल बाहर निकलती है तो भूल भुलैया जैसा रास्ता बना हुआ था। एक जगह उसे दिखाई पड़ता है कि धागे से रास्ते को बंद किया गया है। आवाज वहीं से आ रही थी तो साक्षी धागा तोड़कर आगे बढ़ जाती है तो उसे एक बच्ची दिखाई पड़ती है। ईशानी को दरवाजा खुला मिल जाता है तो वह भी निकल लेती है अपनी माँ को ढूंढने। अब उसे भी 3 छोटी बच्चियां दिखने लगती हैं। साक्षी को भी 3 बच्चियां दिखती हैं। ये 3 बच्चियां ईशानी को बाहर का रास्ता दिखा देती हैं तो ईशानी बाहर जाने लगती है, लेकिन धूप के कारण उसकी त्वचा जलने लगती है। दासी को जब ईशानी नहीं दिखती तो वो अपने काले साए को भेजती है पता लगाने। ईशानी उसे कुएं की सीढ़ियों पे दिख जाती है तो वो फटाक से उसे वापस ले आती है। दासी भी धूप में नहीं जा सकती थी, यहाँ उसे भी एलर्जी थी। गांव वाले इस बात को अनोखी शक्ति मानते थे। साक्षी को फिर से कई सारी औरतों के चीखने की आवाज सुनाई देती है तो वह उनके पीछे जाती है। ईशानी बुरी तरह जल गई थी तो ठीक होने के लिए दासी उसे और अपने आप पे लेप लगाती है। होश आने पर दासी उसे फिर से काढ़ा देती है। यहाँ पर ताऊद दासी से कहता है कि इससे पहले 3 छोरियां मर चुकी हैं, तेरे से इस बार काम हो जाएगा कि नहीं। दासी कहती है कि बाहर की छोरियां प्रधान की शक्ति के सामने टिक नहीं पाई, लेकिन यह छोरी कमजोर नहीं है। प्रधान को ठीक करने की शक्ति है इसमें। गांव वालों का मानना था कि प्रधान बीमार है, इसीलिए गांव में सूखा पड़ रहा है। अगर उसकी तबीयत और बिगड़ी तो पूरा गांव जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए गांव में खुशहाली लाने के लिए प्रधान का सही होना जरूरी है। साक्षी को बचाने के लिए समर को डिपार्टमेंट से कोई मदद नहीं मिल रही थी तो वह सोचता है कि वह खुद ही साक्षी और ईशानी को बचाएगा और वह अकेले कुएं में चला जाता है। यहाँ ईशानी दासी से कहती है कि मुझे कोई कहानी सुनाओ और दासी बताती है कि एक राजा था, उसकी कोई संतान न थी तो उसने सूर्य महाराज की तपस्या की। सूर्य महाराज की कृपा से उसके घर एक छोरी का जन्म हुआ, लेकिन छोरी देखकर राजा गुस्से से आग बबूला हो गया क्योंकि राजा को छोरा चाहिए था न कि छोरी। उसके हिसाब से छोरी तो बोझ होती है। राजा ने सूर्य महाराज से शिकायत करी कि मुझे छोरा चाहिए, इस छोरी को मैं यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। सूर्य महाराज भी क्रोध में तप गए और बोले कि इस छोरी को मैं अपनी अग्नि से यहीं भस्म कर दूंगा। सूरज की तेज किरणों से छोरी का बदन झुलसने लगा, उसका पूरा शरीर लाल हो गया। वह छोरी झुलसती रही जब तक सूरज थक के सोने न चला गया। छोरी अधमरी हो गई थी, लेकिन रात में गुफा से एक आदिमानव आया और वह छोरी को अपने साथ गुफा में ले गया। उसने छोरी को छू के अपनी शक्ति से ठीक कर दिया। आदिमानव एक राजकुमार था जो उन अंधेरी गुफाओं में रहा करता था। राजकुमार बहुत अकेला था, पर अब उसके पास एक नन्ही सी छोरी आ गई। वह छोरी बहुत खास थी। छोरी को भी राजकुमार से लगाव हो गया और वह उसकी सेवा करने लगी। राजकुमार उसकी सेवा से बड़ा खुश हुआ और उसने छोरी को अपनी शक्तियां दे दी। छोरी खुश रहने लगी और जल्द ही एक सुंदर औरत बन गई। राजकुमार की उम्र बढ़ती नहीं थी। राजकुमार ने छोरी से शादी कर ली और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। ईशानी कहती है कि राजकुमार मुझे भी शक्तियां देंगे क्या? तो दासी इस पे कहती है कि हाँ, लेकिन राजकुमार अभी बीमार हैं। अगर तुम उनके पास जाओ, उनका अच्छे से ख्याल रखो और वो तुम्हें पसंद करने लगे तो वह तुम्हें शक्ति देंगे। ईशानी अब काढ़ा पीने लगती है। जब वह काढ़ा पीती थी तभी वहां एक जगह से खून बहता था जो कि दासी प्रधान जी को जाके पिलाती थी। साक्षी पहुंच जाती है एक जगह जहां उसे खूब सारी औरतें दिखाई पड़ती हैं जो कि कह रही थी कि वह मेरी बेटी को मार देंगे, मेरी मदद करो। अगले पल उसे देखने को मिलता है कि वह सारी औरतें जंजीर से बंधी हैं। फिर दूसरे पल उन्हें कोई मार डाल रहा है और तीसरे पल वो गायब हो जाती हैं। फिर उसे जंजीर से बंधी हुई रानी दिखती है जिसे राजवीर मार डालता है। फिर उसे घसीटते हुए ले जाकर एक सुरंग में फेंक देता है। ईशानी का पेट दर्द होना शुरू हो जाता है तो दासी खुश हो जाती है। अब राजवीर साक्षी के पास आ जाता है और उसे कोड़े से पीटना शुरू कर देता है। दासी साक्षी के पास जाकर कहती है कि अब तेरी छोरी औरत बन गई है। जो काढ़ा वह ईशानी को पिला रही थी उसकी वजह से 7 साल की उम्र में ही ईशानी के मासिक धर्म शुरू हो गए। दासी के हिसाब से अब वह समर्पण के लिए तैयार हो चुकी थी। अब राजवीर साक्षी को कोड़े मार मार के एकदम लहूलुहान कर देता है। दासी ईशानी को समझाती है कि मर्द प्रधान होता है और औरत का कद जब मर्द की कमर तक आ जाए तो उसे मर्द की सेवा में लग जाना चाहिए। यही प्रथा है। प्रधान की सेवा करने के लिए ही तेरा जन्म हुआ है और तेरे समर्पण से ही तेरा सम्मान बढ़ेगा। साक्षी को जब होश आता है तो उसे सुरंग से आवाजें आती हैं जहाँ राजवीर ने रानी को फेंका था। साक्षी उसी में घुस जाती है और गिरते पड़ते जा पहुंचती है कुएं में। वह देखती है कि कुएं के अंदर बहुत सारी महिलाओं की लाशें पड़ी हैं। रानी की भी लाश वहीं पड़ी थी जिसे राजवीर ने मार दिया था और फिर उसे यहीं फेंक दिया। उन सारी औरतों की स्पिरिट्स
साक्षी को घेर लेती हैं और फिर सब उस पर हाथ रख देती हैं और उसे कुछ होने लगता है। अब समर्पण देने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हमें बताया जाता है कि शालीन की मां जन्म देते ही मर गई और उसकी एक जुड़वा बहन थी, पर छोरी होने के कारण उसे मार डाला गया। पर वह बच गया क्योंकि वह लड़का था। वह नहीं चाहता था कि ईशानी के साथ भी वैसा ही हो। ताऊ राजवीर से कहते हैं कि जाओ अपनी लुगाई को लेके आओ, समर्पण से पहले उसकी बलि चढ़ानी है और गांव की औरतों को सीख देनी है कि जो होशियारी करेगा उसका यही हाल होगा। समर को शालीन मिल जाता है और वो उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाता है। शालीन बताता है कि ईशानी का समर्पण होने वाला है और उसको प्रधान जी के पास ले जाने वाले हैं। हमारे प्रधान जी आदि मानव हैं और हम सब उन्हीं के वंशज हैं। प्रधान जी धूप में नहीं जा सकते, इसलिए वो सदियों से गुफा में ही रह रहे हैं और वो गंभीर रूप से बीमार भी हैं। वो ये भी बताता है कि ताऊ का कहना है कि उनको कुछ हो गया तो हमारा समाज और गांव खत्म हो जाएगा और समर्पण ही उनकी उम्र बढ़ाएगा। यहाँ समर्पण का मतलब था शादी। जो छोरी धूप में नहीं जा सकती वही प्रधान जी की सेवा कर सकती है। यहाँ पर समर को पता चलता है कि ईशानी को प्रधान जी की नई पत्नी बनाया जाएगा, जिस पर प्रधान तो ठीक हो जाएगा पर ईशानी नहीं बच पाएगी। अब दूसरी तरफ ईशानी को डोली में बैठा के प्रधान के पास बारात की तरह ले जाया जा रहा होता है। राजवीर साक्षी को लेने जाता है तो साक्षी अब कमजोर नहीं रह गई थी, उसके अंदर आ गई थी उन सभी मरी हुई औरतों की ताकत। साक्षी राजवीर को बुरी तरह पीटते हुए उसे रस्सी से टांग कर खत्म कर देती है। ईशानी को प्रधान की गुफा के गेट के सामने बैठा दिया जाता है। दूसरी तरफ गांव वालों को खबर लग जाती है कि पुलिस आ गई है, तो वो सब उनसे भिड़ने चले जाते हैं। समर उनसे भिड़ जाता है और साक्षी निकल जाती है ईशानी को ढूंढने। गुफा का दरवाजा खुलता है और दासी ईशानी को अंदर ले जाने लगती है। तभी प्रधान बाहर आकर दासी को धक्का देके ईशानी को जबरदस्ती ले जाने लगता है। इस पर ईशानी कहती है कि उनको हाथ कैसे लगाया, वो मेरी दासी माँ है। प्रधान उसे लेकर चला जाता है और गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। एक पल को दासी को एहसास होता है कि वो कुछ गलत कर रही है, पर वो कुछ बोल नहीं सकती थी। वहां साक्षी आ जाती है तो दासी उसे रोकने लगती है, पर साक्षी को कोई डर नहीं रह गया था। साक्षी उससे कहती है कि तुमको दिखता नहीं क्या, दासी का कोई सम्मान नहीं होता, उसकी कोई मर्जी नहीं होती। दासी को सारी मरी हुई औरतें दिख रही थीं और उसे समझ आ गया था कि साक्षी अकेली नहीं है। साक्षी कहती है कि प्रथा के नाम पर तुम्हारे हाथ बांध दिए गए हैं और तुम्हें कमजोर बना दिया गया है। तेरा प्रधान भी कमजोर है और उसे जिंदा रखने के लिए मेरी बेटी दासी नहीं बनेगी। साक्षी दासी को धक्का देके गुफा का दरवाजा खोलने लगती है। यहाँ पर दासी देखती है कि सभी औरतें मिलकर दरवाजा खोल रही हैं और दरवाजा टूट जाता है। साक्षी को ईशानी मिल जाती है। तभी प्रधान साक्षी पर हमला करके ईशानी को एक बक्से में लेकर चला जाता है। साक्षी जब बक्सा खोलती है तो प्रधान उस पर कुछ फूंक कर उसे कमजोर बना देता है। फिर वह अपने आप को बड़ा करके ईशानी के शरीर से कुछ काले साये की तरह खींचने लगता है। ये शायद ईशानी की शक्तियां थी। तभी दासी का काला साया आकर प्रधान को रोकते हुए ईशानी को बचा लेता है। दासी अब प्रधान के जाल से बाहर आ चुकी थी और उसे समझ आ गया था कि जो हो रहा है वह सही नहीं है, इसलिए प्रधान के खिलाफ खड़ी हो गई। समर भी ताऊ को पकड़ लेता है और वहां पुलिस आ जाती है और जितने भी लोग इस कांड में शामिल थे उन सबको पकड़ लिया जाता है। दासी ईशानी को अपनी बच्ची की तरह ख्याल रखते हुए कुएं से बाहर ले आती है। सब लोग जा ही रहे होते हैं कि तभी कुएं से एक जंजीर बाहर आती है और साक्षी को घसीट के ले जाने लगती है। प्रधान उस जंजीर को खींच रहा था। साक्षी दासी से कहती है कि इसे छोड़ देंगे तो यह फिर वापस आएगा, इसलिए इसे खत्म करना ही पड़ेगा। साक्षी ईशानी की जिम्मेदारी दासी के ऊपर छोड़ के चली जाती है प्रधान को खत्म करने। इसके बाद हमें बताया जाता है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में हर मिनट 3 लड़कियों को बाल विवाह के लिए मजबूर किया जाता है। ये भी लिखा था कि इस संख्या में धीरे धीरे गिरावट हो रही है, पर इस प्रचलन को पूरी तरह खत्म करने के लिए लड़ाई अभी भी जारी है। यही बताते हुए यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी के बारे में बात करें तो फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका सामाजिक संदेश। इस बार कहानी बाल विवाह और पुराने रिवाजों पर फोकस करती है, जो आज भी कई जगह मौजूद है। इसमें नुसरत भरूचा और सोहा अली खान दोनों ने दमदार परफॉर्मेंस दी है। सोहा का स्क्रीन प्रेजेंस सच में एक डर का एहसास देता है। फिल्म में विजुअल और साउंड डिजाइन, गहरे कलर टोन, बैकग्राउंड म्यूजिक और कैमरा वर्क ने हॉरर का माहौल बनाने में ठीक ठाक काम किया। अब इस मूवी की नेगेटिव्स पर बात करें तो सबसे बड़ी कमी है डर का फैक्टर। फिल्म डराने से ज्यादा मैसेज देने में लग जाती है, जिससे हॉरर के चाहने वालों को निराशा हो सकती है। मतलब हॉरर तो यहाँ ना के बराबर था। कहानी कहीं कहीं उलझी और स्लो लगती है, खासकर मिडिल पोर्शन में। क्लाइमैक्स और वीएफएक्स इतना इम्पैक्टफुल नहीं था जितना होना चाहिए था, जिससे एंडिंग का असर कम हो जाता है। छोरी 2 को लेकर मेरी फाइनल वर्डिक्ट ये है कि छोरी 2 एक मिक्स्ड बैग है। इसमें एक मजबूत मैसेज और शानदार एक्टिंग है, लेकिन हॉरर के मामले में यह पहली फिल्म जितनी प्रभावशाली नहीं लगती। अगर आप सोशल इशू वाली हॉरर फिल्में पसंद करते हैं तो एक बार देख सकते हैं, लेकिन अगर आप प्योर हॉरर एक्सपीरियंस चाहते हैं तो शायद ही आपको उतनी अच्छी नहीं लगेगी। इसके साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूं और फिर मिलते हैं नई एक्सप्लेनेशन के साथ। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय फ्रेंड्स।